हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। हम कर रहे थे MCQ A to Z सीरीज ऑफ क्लास 10। इसमें क्या है, हमारे पास 26 सेट्स हम करेंगे। जैसे आपके पास A to Z है चैप्टर्स इसमें, तो A to Z का मतलब है कि हम 26 चैप्टर करेंगे 26, क्योंकि हमारे अल्फ़ाबेट्स कितने हैं 26। तो 26 सेट्स के अंदर हमने क्या किया है कि हर चैप्टर से हम डेली एक क्वेश्चन दे रहे हैं और एक वीडियो में आपके पास 14 क्वेश्चंस हैं। तो आप हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन डेली करेंगे, तो इस तरीके से हमारे टोटल 26 वीडियोज में 364 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको करिए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट एफ, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इफ P and Q आर नेचुरल नंबर्स, देखो P और Q कैसे दिए हैं, नेचुरल नंबर्स दिए हैं। एंड P इज मल्टीपल ऑफ Q, P Q का मल्टीपल है। आपको निकालना है HCF ऑफ P एंड Q। अब देखिए, जहां तक बात है P को Q का मल्टीपल दिया है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, जैसे अगर 2 है हमारे पास, तो 2 का मल्टीपल की अगर मैं बात करूं, तो 2 का मल्टीपल सपोज मैंने 8 लिया, तो 2 4 8 होता है, तो हमने ये 8 लिया, तो 8 क्या है, इस 2 का मल्टीपल है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ 2 ले लूँ और इसका मल्टीपल की बात करूँ, मैंने यहाँ 6 लिख दिया, तो ये क्या हुआ, ये 2 का मल्टीपल हो गया। तो यहाँ क्या कह रहा है, P इज मल्टीपल ऑफ Q। तो ये सारे क्या आ रहे हैं, इधर जो हम नंबर इधर ले रहे हैं इसके मल्टीपल लिख रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो कि इन दोनों की अगर बात करते हैं, तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बैठ रहा है आपके पास, 2। ऐसे ही इन दोनों में अगर हम देखते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बैठ रहा है हमारे पास, 2। तो जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, आपसे को दिया है P इज मल्टीपल ऑफ Q, तो आंसर आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, Q। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा इनमें से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात होगी, तो वो आपके पास किस शेप का आना चाहिए, पैराबोलिक शेप का। तो वो होना चाहिए पैराबोला। तो अगर पैराबोला बन रहा है, आप ये देख रहे हो, ये शेप कैसी है, पैराबोला शेप है। ये भी कैसी है, पैराबोला शेप, और ये भी कैसी है, पैराबोला शेप। अब इसको देख रहे हो आप, ये शेप यहाँ जाके ये चेंज हो गई, यहाँ ये शेप चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 है, किस टाइप का इसमें सॉल्यूशन आएगा। तो हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए, आप अगर ये इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू 0 दिया है, y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस जो है उसके ऊपर कहीं भी आप पॉइंट लेते हो तो y 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली जो लाइन है ये आया है आपके पास एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। इसके लिए ये लाइन आ जाएगी y इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि आप मान लो यहाँ लेते हो पॉइंट, सपोज यहाँ 2 आ जाए, तो 2 का 0 हो जाएगा, x2 है y 0, यहाँ 3 ले लूँ, x3 y 0, तो y 0 आ रहा है हर एक के लिए यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, जो ये लाइन है इसके लिए इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो ये लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या है, y इक्वल टू -7, तो नेगेटिव वाले नंबर कहीं जाके नीचे आएंगे। यहाँ अगर 0 की बात करते हैं तो नेगेटिव नीचे आएगा, y इक्वल टू -7, सपोज यहाँ पे है -7, तो ये लाइन आ जाएगी आपके पास, ये आ गया आपके पास -7, y इक्वल टू -7 के लिए। अब आप देख रहे हो दोनों लाइन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7, मतलब ये आपके पास दो लाइन आ गई। अब इन दोनों लाइन को आप देख रहे हो, लाइन कैसी है, ये लाइंस हैं आपके पास पैरेलल लाइंस। और आपको पता है जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो सॉल्यूशन कैसा होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, दिस हैज इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन हमें पता है कि इसकी कंडीशन क्या होती है, d इक्वल टू 0, d डिस्क्रिमिनेंट, और d क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो आप, a की वैल्यू कितनी है 2, x² का कॉफिशिएंट, b की वैल्यू कितनी है, x का कॉफिशिएंट दैट इज -k, एंड c इज इक्वल टू k। अब हम इन सब वैल्यूज को इसमें रखेंगे, b हमने यहाँ रखा, तो ये है -k, इसका स्क्वायर हो गया, -4, a की वैल्यू
और c की वैल्यू k, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ आप सॉल्व करोगे k स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने k कॉमन निकाल लिया, k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, इधर k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, k इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन आपके पास क्या आ गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस सेम है, दो AP है हमारे पास। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1। जो पहली AP है उसकी फर्स्ट टर्म -1 दी हुई है, एंड दैट ऑफ द अदर सेकंड जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म दी हुई है -8। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज। फोर्थ टर्म में के बीच में क्या डिफरेंस होगा वो हमें निकालना है। तो हमारे पास दो AP है, पहले फर्स्ट AP मान लेती हूँ। यहाँ मैंने ले लिया A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास फर्स्ट AP हो गई। यहाँ से हम दूसरी लिखते हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास हो गई सेकंड AP। हमने यहाँ पे स्मॉल a से डिनोट कर लिया है, यहाँ पे कैपिटल A से, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि ये हमारी फर्स्ट AP है और ये हमारी सेकंड AP है। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या कहा है, सेम है। मतलब अगर मैं यहाँ से D की बात करूँ, D निकालती हूँ कॉमन डिफरेंस, तो क्या होगा A2 माइनस A1, ये आपके पास आ गया A2 माइनस A1। अब अगर यहाँ बात करें कॉमन डिफरेंस D, तो यहाँ क्या आएगा A2 माइनस A1। तो हमने D निकाल लिया। अब आपसे क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास A4, यहाँ से क्या है फोर्थ टर्म A4। दोनों का डिफरेंस निकालना है। A4 कितना हो जाएगा, A1 प्लस 3D, ये हमें पता है। हम कैसे निकालते हैं nth टर्म को, देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम यहाँ n लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, a कम आएगा। यहाँ n है तो यहाँ n माइनस 1 होगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ किया, 4 था तो 4 की वजह से यहाँ पे क्या आया है, 3 आया, एक कम लिखा है हमने, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे ही A4 लिख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे A1 है, तो A1 प्लस यहाँ 4 है तो एक कम आएगा 3D, ये आ गया। अब देखो यहाँ से A1, इसको मैं इधर ले जाती हूँ, -A1 प्लस 3D और यहाँ से आ जाएगा -3D। तो ये दोनों क्या हो गए, ये 3D और 3D कैंसिल हो गए। ये क्या बचा हमारे पास, A1 माइनस A1। यहाँ से आ गया आपके पास A1 माइनस A1। तो A1 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 को हम लिख सकते हैं -1, वैल्यू दी हुई है हमें तो हम यहाँ से लिख लेते हैं -1 और माइनस A1, कैपिटल A1, तो कैपिटल A1 कितना है -8। तो ये वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी। देखो यहाँ से फर्स्ट टर्म दी हुई थी ना -1, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है A1 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म दूसरी AP की क्या दी हुई थी, कैपिटल A1, तो ये कितनी हो गई -8। दोनों की वैल्यू हमने रख दी। तो यहाँ आपके पास आ गया -1 प्लस 8 माइनस 1 करोगे 7। तो आपके पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR वी हैव, ये आपको दिया हुआ है। आपसे कहा है कि इन चार ऑप्शन में से आपका कौन सा सिमिलरिटी बनेगा। तो देखिए यहाँ से हम देखते हैं, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ ट्रायंगल को, ये लिया मैंने ट्रायंगल फर्स्ट, तो यहाँ मैंने अगर ऐसे लिखा ABC, तो AB के साथ कौन है यहाँ पर, देखो QR, तो AB के साथ मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, QR, AB अपॉन QR है तो ये AB और ये QR। तो यहाँ हमारा कुछ इस तरीके से ये बन गया। तो यहाँ QR लिखा है, ये क्या हो गया P। तो अब देखिए क्या ये सेट बैठा है इसके साथ AB अपॉन QR, तो AB के साथ हम क्या ले रहे हैं QR, फिर BC अपॉन PR, तो BC के साथ हम क्या ले रहे हैं PR, और CA अपॉन PQ, तो CA के साथ क्या ले रहे हैं PQ। तो हाँ ये हमारी सिमिलरिटी ठीक बैठ रही है इसके साथ। तो फर्स्ट कौन सा बन जाएगा हमारे पास, देखो ये PQR हमारे पास यहाँ है और यहाँ भी है PQR। अब देखिए जब यहाँ P लिया है तो यहाँ क्या ले रहे हैं C, तो ये फर्स्ट वाला ही हमारे पास सही है, ट्रायंगल PQR। देखो यहाँ से PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन A इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, इफ दिस इज द मिड पॉइंट, ये किसका मिड पॉइंट है, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये हमें पॉइंट दिया हुआ है Q और R पॉइंट। Q
5 और r पॉइंट क्या दिया हुआ है -2,3 ये दे रखे हैं। और ये क्या कहा है, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है पॉइंट P a/3,4। ये हमने क्वेश्चन से ही लिखा है। हमें क्या कहा है, a की वैल्यू निकालनी है। अब a की वैल्यू निकालने के लिए अब आपको पता है मिड पॉइंट जब दिया हुआ हो तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, ये वाली वैल्यू और इसको इस पे प्लस कर देंगे अपॉन 2, तो क्या आएगा देखो -6 प्लस -2/2। ये दोनों लेने हैं, फर्स्ट वाला इधर से फर्स्ट वाले के साथ प्लस करना है, अपॉन 2 लिखेंगे और किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट वैल्यू कितनी है a/3। अब हमें a ही निकालना है तो और सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं y कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो हम यहीं से सॉल्व करेंगे। ये कितना आ जाएगा -6 - 2 -8/2, दिस इज इक्वल टू a/3। देखिए यहाँ से कितना आया 2 4 जा 8, इसको इधर लेके आओगे -12, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई -12। यहाँ से क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, cos a दिया हुआ है 4/5, आपको tan a निकालना है। तो देखो cos a 4/5 है, इसका मतलब cos आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ आपको बेस पता लग गया और हाइपोटेन्यूज पता लग गया, तो यहाँ से क्या हम इसका थर्ड जो होता है परपेंडिकुलर वो निकाल सकते हैं। तो देखो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करोगे, परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या हो जाएगा, रूट में x² - b²। ये फॉर्मूला होता है। क्यों निकाल रहे हैं p, क्योंकि हमें tan a निकालना है और tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सारे आपने किए हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो डले हुए हैं, आप वहां से चेक कर लें किस तरह से हमें फॉर्मूले लर्न करने हैं, वो सब उसमें बताया हुआ है। तो यहाँ से देखिए tan a = p/b, तो p हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ से रूट ऑफ h का स्क्वायर करना है, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करोगे मतलब 4 का स्क्वायर, ये आ गया 25 - 16, इसका रूट 9 का रूट हो जाएगा, 9 का रूट क्या आ जाएगा 3। तो हमें पता लग गई p की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब हमें tan a निकालना है, tan a निकालने के लिए p/b, p कितना आया है 3 और बेस कितना है 4, यहाँ से रख दोगे 4, तो आंसर आया 3/4, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ए टावर एंड दी लेंथ ऑफ इट शेडो। ये हमने टावर यहाँ ड्रॉ कर दिया कि ये टावर है और इसकी शेडो कहाँ हो जाएगी, यहाँ कहीं अगर सन है तो ये क्या हो जाएगी इसकी शेडो। तो लेंथ ऑफ इट शेडो, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, हाइट का और लेंथ ऑफ शेडो का, क्या √3:1। तो यहाँ से देखिए अगर हम बात करते हैं कि ये आपके पास हो गया 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये टावर को दिखाओगे तो स्ट्रेट ही दिखाओगे, और ये बेस हो गया इसका। तो यहाँ से ये दिया हुआ है √3:1। तो आपको निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, मतलब आपको ये एंगल निकालना है। अब इस एंगल को निकालने के लिए देख रहे हैं एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है 10, तो अगर मैं इसको नाम दे दूं ये a, ये b और ये c, तो हम tan a निकाल रहे हैं। तो tan a क्या होगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर मींस √3 अपॉन बेस कितना 1, तो ये √3 कब होता है 10 में, जो भी एंगल हमें निकालना है √3 कब होता है 60 पे, तो यहाँ से हमारे पास a कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ये आप टेबल से कर सकते हैं, टेबल मैंने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया हुआ है कि आप फिंगर की हेल्प से भी टेबल कैसे निकाल सकते हैं, आप वहां से वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो a 60 डिग्री आ गया, तो इसका ऑप्शन, चलिए मैं ऑप्शन लिख देती हूँ। इसके ऑप्शन है 30, 45, 60 एंड नन ऑफ दीज। ये इसके ऑप्शन है a, b, c एंड d। हमारा c ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स PQ एंड PR आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। ये इसके ऊपर टेंजेंट है और यहाँ से हमें ये एंगल D निकालना है QTR, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 50। अब आपको मैं इस क्वेश्चन में हिंट दे देती हूँ कि थोड़ा सॉल्व कैसे करेंगे। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आंसर आएगा। आपको बस इतना मैं हिंट दे रही हूँ यहाँ पे कि OQ क्या है रेडियस, OR क्या है रेडियस। आपको पता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर
टू दी टेंजेंट। तो ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमें आज रेडियस यहाँ पे निकालना है। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर आपको दिया हुआ है 154, हमें रेडियस निकालना है। तो आर स्क्वायर यहाँ से क्या हो गया 154 अपॉन पाई, यहाँ से आप आर निकाल रहे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये रूट 154 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7, तो यहाँ आ जाएगा ये 22, 7 जा 154, तो 7 7 जा 49, 49 का रूट निकालेंगे कितना आएगा 7, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7, हमें रेडियस से निकालना था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Rectangular sheet of paper 40/22 is rolled to form a hollow cylinder of height 40। तो ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर हम ये 40 ले लें और ये हम ले लें 22, तो ये आपके पास हो गई रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40/22 इज रोल्ड टू फॉर्म अ होलो सिलेंडर। अब इसका क्या बनाया है होलो सिलेंडर बनाया है। होलो सिलेंडर की भी हाइट कितनी है 40 की है, तो ये आपके पास हो गया होलो सिलेंडर। अब ये बना कैसे, इसको जो ये पेपर था इसको रोल किया है। कैसे रोल कर रहे हैं देखो, ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जैसे अगर हमारे पास जैसे ये पेपर है, इस पेपर को हम ऐसे रोल करेंगे, यहाँ से मैंने इसको रोल किया, तो रोल करने के बाद ये शेप देखो कैसी लेता है। अगर हम इसको रोल करते हैं ऐसे, तो ये आपके पास शेप कैसी ले लेगा सिलेंड्रिकल शेप। तो यहाँ से ये इसने ये शेप ले ली, हाइट तो जितनी थी उतनी ही रही, यहाँ पे जितनी हमने यहाँ हाइट दिखाई है उतनी ही हाइट है। ये रोल होके इसने नीचे क्या बना दिया ये सर्कुलर शेप, देखो ये क्या शेप बन रही है नीचे सर्कुलर शेप बन रही है। तो जो सर्कुलर शेप बन रही है इसका मतलब इसी जो ये लेंथ थी इसकी हेल्प से ही तो ये सर्कल बना है, इस लेंथ की हेल्प से। तो इसका मतलब जो सर्कल बनेगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस, तो वो सर्कमफेरेंस किसके इक्वल हो जाएगा 22 के। तो यहाँ से सर्कमफेरेंस 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू 22। हमें आर निकालना है, तो बस यहाँ से आर कितना हो जाएगा 22 अपॉन 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, ये कैंसिल, यहाँ से आ गया आपके पास 7/2 दैट इज 3.5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो जाए कि 22 लेंथ हो जाए, यहाँ से 22 हाइट हो जाए इसकी, और जो नीचे है यहाँ पे कितना आ जाए 40, तो हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। फिर हम 2 पाई आर के इक्वल क्या रखेंगे 40। अगर हम यहाँ 40 लेते हैं, यहाँ 22, तो हम 40 के अकॉर्डिंग अगर रोल कर रहे हैं तो सॉल्व करते हुए 2 पाई आर के इक्वल क्या आएगा 40। तो आप क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। फॉर दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास दी हुई है, क्लास इंटरवल्स, और आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज, जो मॉडल क्लास हमें निकालनी है उसकी लोअर लिमिट चाहिए। तो यहाँ से देखो मैक्सिमम टाइम्स कौन सी फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है, यहाँ 10, 15, 12, 29, 20 आपके पास क्या हो गया मैक्सिमम टाइम्स आ रहा है। जो मैक्सिमम टाइम आता है उसके साथ कौन सा क्लास इंटरवल आ रहा है आपके पास, देखो यहाँ से 15 to 20, तो ये हमारी क्या हो गई मॉडल क्लास। ठीक है, तो यहाँ से ये आपके पास मॉडल क्लास हो गई। अब देखिए आपसे पूछी है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यहाँ से क्या हो गई लोअर है और ये अपर, तो लोअर लिमिट क्या हो गई आपके पास 15, तो 15 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। में क्या है 2 कार्ड्स ऑफ हर्ट्स एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। टोटल कार्ड्स है 52, उसमें से 2 हर्ट्स के और 4 स्पेड के मिसिंग है, मतलब कितना हुआ 6 मिसिंग है। तो 6 मिसिंग है हमने माइनस कर दिए, अब कितने बचे रिमेनिंग हमारे पास 46 आ गए, तो रिमेनिंग 46 है। अब इन 46 की बात कर रहे हैं, इसमें से ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पैक। जो रिमेनिंग पैक बचा 46 का, और हमें ब्लैक कार्ड यहाँ से निकालना है। अब देखिए सेट कैसे होते हैं, ये 13 के सेट होते हैं। तो हमारी बात अब यहाँ से क्या हो रही है, हमें वर्क किस पे करना है ब्लैक कार्ड की बात करनी है। तो ब्लैक कार्ड देखो, ब्लैक कार्ड आपके पास कितने हो जाएंगे यहाँ से, ये अगर मैं क्लब की बात करूं और ये स्पेड, ये आपके पास हो गया डायमंड, और ये आपके पास हो गया हार्ट। ठीक है, हमने ये चारों नाम लिख दिए। अब देखो
यहाँ से 13 तो आपके पास स्पेड के होते हैं, आपसे क्या कहा है 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर मिसिंग, क्योंकि ये क्या है दोनों, ये जो दोनों हैं ये आपके पास ब्लैक कलर के होते हैं, तो हमसे ब्लैक कार्ड के बारे में ही बात कर रहा है। तो यहाँ से इन 13 में से 4 तो चले गए, 4 कार्ड्स मिसिंग हैं, तो मैं अगर यहाँ 13 में से ये 4 माइनस करूँ तो मेरे पास कितना बचेगा 9। अब 13 क्लब के होते हैं, उनकी तो कोई बात इसमें हुई नहीं है, हमें केवल ब्लैक पे ही वर्क करना है, तो 13 में से ये 4 माइनस हुए तो 9 रह गए, क्लब के कितने थे 13, तो इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं 13 प्लस 9 तो कितना आया 22, तो यहाँ से तो फेवरेबल में मेरे पास कितना आया 22 और टोटल कितने हुए 46, तो आंसर कितना हो जाएगा 22/46, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट।